बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इनसाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलीम बुखारी। नाज़रीन, 2013 के इलेक्शन के साथ ही जो दूसरी आवाज़ सुनाई दी गई थी मुख्तलिफ सिमतों से, वो ये कि यहाँ धांधली हुई है, वहाँ धांधली हुई है, यहाँ धांधली हुई है, और बिलाखिर एक जमात ने इसे एक कैंपेन की सूरत बना लिया, और वो जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने धरनों के ज़रिए अपना मतमाए नज़र हासिल करने के लिए एक तवील अरसे तक, यानी तकरीबन 4 माह पूरी कौम को यरगमाल बनाए रखा। उन्होंने सिलेक्टिवली धांधली की आवाज़ पंजाब सिंध में तो लगा दी, लेकिन KPK के इलेक्शन के नताइज को बाएने ही तस्लीम कर लिया, इसलिए कि वो उन्हें सूट करते थे। लिहाजा ये सिलेक्टिव किस्म की धांधली का जो शोर गौगा था, ये बिलाखिर इंतखाबी उज़रदारियों और अब हाल ही में जुडिशल कमीशन तक पहुंच गया है। एक हल्का ने 125 जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ख्वाजा साद रफीक साहब ने इलेक्शन लड़ा था, वहां से बुरी तरह शिकस्त खाने वाले हामिद खान साहब ने इंतखाबी उज़रदारी जो है वो दाखिल की थी, जिसका हाल ही में फैसला सामने आया है। अपनी उस इंतखाबी उज़रदारी में उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे उसकी बात तब करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमने इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब को दावत कलाम दी है। वो हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इल्ज़ामात की एक सियासत का नया रंग हम देख रहे हैं, इसको वो कैसे देखते हैं, और उन पर जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या है। तो मैं जिस फैसले की बात कर रहा था उसमें हामिद खान साहब 3 चीज़ें लेके अदालत में गए थे। पहली ये थी कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है और कनाइवेंस शामिल है रूलिंग पार्टी की, या जो भी इंटरिम गवर्नमेंट थी उस वक्त, या जो कंटेस्टेंट पार्टी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी। दूसरी बात यह कि टर्न आउट को स्लो करने की कोशिश की गई, और चौथा यह था कि जी हमारे पोलिंग स्टेशनों को, पोलिंग एजेंटों को पोलिंग स्टेशन से भगा दिया, और जब नताइज मुरतब हो रहे थे उस वक्त उन्हें बैठने नहीं दिया। ये 3 चीजें लेके हामिद खान साहब अदालत में गए थे। अदालत के फैसले में बहुत से इबहाम हैं, जिसकी हम कोशिश करेंगे, ख्वाजा साहब से वजाहत भी लेंगे। अदालत ये कहती है कि इन तीनों चीजों पर ना तो हामिद खान साहब ने हमें कोई शहादत पेश की है, ना ही हमें कोई शहादत मिली है। वो इंतखाबी अमला जो है उसके ऊपर अदालत कुछ बलबा डालती है, लेकिन साथ ही ये कहती है कि इसमें उनकी बदनीयती शामिल नहीं है। यह बड़ा अजीबोगरीब फैसला है। जब हमारी बात हुई एक पिछले प्रोग्राम में ख्वाजा साद रफीक साहब से, तो उन्होंने कहा, और मैंने इसके हवाले से एक कॉलम भी लिखा, उसके लिए उनके पास जो वजाहत थी हम चाहते हैं कि वो हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से आप तक भी पहुंचे। ख्वाजा साद रफीक साहब, वेलकम टू माय शो। शुक्रिया जी, मेहरबानी। ख्वाजा साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो जजमेंट आई उसके कुछ सेलियंट फीचर्स तो मैंने बता दिए हैं, जरा आप थोड़ी सी वजाहत करें हमारे नाजरीन को कि इस जजमेंट में फॉल्ट कहां था, इस जजमेंट में जो कहा गया था उसको छोड़ के किन चीजों को एड्रेस किया गया, जरा इसकी वजाहत कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बुखारी साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करके जो सवालात उठाए गए हैं उनका जवाब देने का मौका फ़राहम किया है। हामिद खान साहब ने इलेक्शन पिटीशन की थी। सबसे पहले वो RO की अदालत में गए थे, और RO की कोर्ट में 40 घंटे बाद इलेक्शन के वो गए थे। 40 घंटे तक तो उनको ख्याल ही नहीं आया था कि कुछ हुआ है। तो RO की कोर्ट में जब वो गए रिकाउंटिंग के लिए, RO की कोर्ट ने उनको ये कहा कि आप कुछ शवाहिद दें। उनके पास शवाहिद नहीं थे, वहाँ से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए, और ECP ने जो है वो अदालती कार्रवाई की, हमें भी बुलाया, उन्हें भी बुलाया। वहाँ वो चाहते थे कि हमारे नताइज का ऐलान न किया जाए। वहाँ भी जब दोनों फ्रीकैन ने दलाइल दिए तो ECP ने हमारे इंतखाबी नताइज को जारी कर दिया और हम नोटिफाई हुए। फिर वो चले गए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लाहौर ट्रिब्यूनल में। वहाँ दालने गली और जज साहब की इंसल्ट की गई। जज साहब ने एक फैसला लिखा और उन्होंने ये मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, और वो फैसले में लिखा कि हामिद खान साहब के वकला ने मोटिवेटेड इंसल्ट की है। फिर मेरा मुकदमा भेज दिया गया फैसलाबाद के ट्रिब्यूनल में, और हम 7 धक्के खाते रहे। वहाँ चले गए जनाब, वहाँ पे कार्रवाई चलती रही, एडजर्नमेंट्स लेते रहे हामिद खान साहब। बहरहाल ज़्यादा उनकी थी, हमने शायद चंद एक ली हों, लेकिन कोई भी रिकॉर्ड उठा ले तो सामने आता। अब आ जाएँ इस ट्रिब्यूनल के फैसले पे। ये फैसला ऑनरेबल जज साहब ने रोपा 76 का जो कानून है उसके तहत किया है, और आर्टिकल 70 का वो आखिर में रेफरेंस देते हैं।
इससे पहले आर्टिकल 68 आता है, कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी इलेक्शन को वॉइड करार नहीं दे सकता अगर उसे इस बात का यकीन ना हो कि किसी रिगिंग या इर्रेगुलरिटी की सूरत में इंतखाबी नताइज मटीरियली इफेक्ट हुए। बिल्कुल सादा बात कर रहा हूं मैं। अब जज साहब अपने फैसले के पैरा नंबर 101 से लेके 110 तक में हामिद खान साहब के लगाए हुए तमाम इल्जामात को जो है वो रिजेक्ट करते हैं और बताते हैं बार बार के जो रिटर्न कैंडिडेट हैं उन पर ना धांधली का कोई इल्ज़ाम साबित है, ना कोई एविडेंस दी गई है मुझे उनके खिलाफ, ना कोई कनाइवेंस का एविडेंस दिया गया है, ना साबित हुई है। और टर्न आउट वो कहते हैं 51% है, तो ये गो स्लो हो ही नहीं सकता। वो ये भी कहते हैं कि हरासमेंट का और उठा के बाहर निकालने का या ज़बरदस्ती का कोई ना शहादत दी है हामिद खान साहब ने, ना कोई सबूत है। तो उन्होंने कहा कि वो तो बुरी तरह नाकाम हुए हैं अपने इल्ज़ामात साबित करने में। फिर जज साहब ये फरमाते हैं अपने फैसले में कि DRO यानी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और RO यानी सेशन जज, उनकी भी कनाइवेंस, मिली भगत और बदनीयती कहीं साबित नहीं होती, ना इसका कोई सबूत दिया गया ना साबित होती। आगे चल के वो लिखते हैं कि मैंने 265 में से 17 पोलिंग स्टेशन एग्जामिन किए हैं और उनमें से 7 में इंतखाबी नताइज की कंसोलिडेशन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसरान ने और RO ने इरेगुलरिटीज़ की हैं, यानी कानून के मुताबिक काम नहीं किया। मैं मुनासिब समझता हूं कि पूरे हल्के में इंतखाबात करवा दिए जाएं। तो ये सारा मुकदमा है जी। अब बात यह है कि एक जुमला आखिरी बोलूँगा कि जज साहब के पास यह इख्तियार था, बेशक था, कि वो क्वान्टिफाई करते अपने फैसले में कि कैसे 39,000 की लीड लेने वाला जो रिटर्न कैंडिडेट है उसका नतीजा जो है वो ठीक नहीं है और ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने या किसी RO ने कोई गलती या कोताही की है या कानून के मुताबिक काम नहीं किया या जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, उसने किस तरह पूरे इलेक्शन रिजल्ट को मटीरियली इफेक्ट किया, यह क्वांटिफाई नहीं किया। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसलिए मेरी जमात ने यह फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुबह हमारी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंशाल्लाह पहली पेशी है जी। खालिद साहब, मैं इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वापस आऊंगा आपके पास। पहले मुझे यह फरमा दीजिए कि ये जो इल्जाम लगाया गया कि वहां पर पोलिंग एजेंटों को बैठने नहीं दिया, मुझे इलेक्शन दिन की सारी कवरेज याद है, मैं खुद भी उस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा था, कि बेपनाह जगह तो उनके पास पोलिंग एजेंट थे ही नहीं और एंकर ने इसकी निशानदेही भी की थी। सवाल एक। दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का यह है कि एक तासुर यह दिया गया और उसी तासुर में गलती मुझसे भी हुई, मैंने अपने कॉलम में यह लिखा जिसकी मैंने माजरत आपसे कर भी ली थी और अब फिर दोबारा कर रहा हूं, वो ये कि आपको नाअहल नहीं किया गया, आपको डी-सीट किया गया है। जरा थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट्स की वजाहत कर दीजिए। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, पहली सवाल का जवाब तो यह है कि उनके पोलिंग एजेंट जो थे वो तकरीबन पूरे ही थे और 700 के करीब बूथ थे, उस पर हमारे भी पोलिंग एजेंट थे, पीपल्स पार्टी के भी थे और PTI के भी थे। तो शहर का ये सिटी सेंटर है, अगर वहां कोई मारपीट या साहब मैं बात काट रहा हूं, आपकी माफी चाहता हूं, मैं आपके हल्के की बात नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ओवरऑल पूरे मुल्क के जो इलेक्शन थे उसमें यह तासुर दिया गया था कि इनके पास ऐसे लोग भी नहीं थे जो पोलिंग एजेंट के तौर पे बैठ सकें, या रखे थे तो चले गए थे उठ के। लेकिन मैं समझ गया, लेकिन NA 1 to 5 स्पेसिफिक बात यह है कि वहां इनके पोलिंग एजेंट भी पूरे थे और सारा नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। तो जाहिर है कोई वाकया एक भी होता तो वो कैमरे की आंख दिखाती, तो कोई ऐसा वाकया ही नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने कहीं शिकायत भी नहीं की। हमारी उस वक्त 9 घंटे का ड्यूरेशन था पोलिंग का। अब दूसरा सवाल जो आपने किया है वो क्या था सलीम भाई? ठीक, क्या क्वेश्चन किया था आपने भी? वो ये है कि मैंने भी ये गलती की थी कि नाअहल लिखा आपको। अच्छा, वो मैं बताता हूं। लेकिन हुए आप एक्चुअली डी-सीट है, इसका फर्क वाजे कर दीजिए। हाँ जी, नहीं, मैं डी-सीट भी इनफेक्ट नहीं किया गया फैसले में, वो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट है। जज साहब ने ये कहा है कि मैं इस 7 पोलिंग स्टेशन के नताइज को एवेल्यूएट करके मैं कहता हूं कि आप सारे इलेक्शन को दोबारा करवा दें। अब जब वो कहते हैं कि दोबारा करवाएं तो उसका नेचुरल इफेक्ट ये है कि मुझे या मेरी जगह कोई भी रिटर्न कैंडिडेट होता, हमारी जिम्मेदारी तो उन्होंने हम पे बिल्कुल भी आयद नहीं की, मगर उसी ने इफेक्ट होना था और दोनों जो रिटर्न कैंडिडेट हैं वो डी नोटिफाई होते हैं, तभी इलेक्शन होगा। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है, जिसकी प्रे की थी हामिद खान साहब ने कि उन्हें रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए अपनी पिटीशन में और मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनकी वो प्रे रिजेक्ट हो गई।
डिस्क्वालिफिकेशन तब होती जब हम पर किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिब्यूनल फिक्स करता, चूंकि उन्होंने हमें उसमें पूरी तरह बेल आउट किया, दैट्स वाई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हमने कोई जुर्म किया होगा तो उसकी सजा आप हमें देंगे ना। वो तो खुद कह रहे हैं ट्रिब्यूनल कि आपने कोई गलती या जुर्म नहीं किया, आप पर कोई बार नहीं है, लेकिन उसका ऑब्वियसली इफेक्ट हमें ही आएगा कि जब आप कहेंगे कि इलेक्शन दोबारा करवाएं, तो जाहिर है कि इलेक्शन दोबारा कराने के लिए रिटर्न कैंडिडेट जो भी होगा उसे डी नोटिफाई किया जाएगा। ख्वाजा साहब, एक बात का और वजाहत थोड़ी सी चाहिए, वो ये कि अदालती फैसले जो भी आ रहे हैं उसकी तरीके इंसाफ अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करती जा रही है। अभी NA 22 का जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके हवाले से भी उन्होंने कह दिया जी कि हम तो जीत गए, हमारी तो जो इतराज था वो साबित हो गया, लेकिन जब लोगों ने उसको खंगाल के देखा है तो उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जरा वजाहत करेंगे आप? हाँ जी, ये डे वन से इमरान खान पार्टी का वतीरा है कि वो धूल उड़ाते हैं, और इतनी धूल उड़ाते हैं कि असल चीज़ जो उसमें वो धुंधला जाए या गदली हो जाए। तो ये जो NA 122 में उनका एटीट्यूड है, यही NA 125 में था। मिसाल के तौर पे मैंने खुद इमरान खान साहब को कहते सुना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, अब वो इतने बड़े लीडर हैं, बन गए हैं कि जी एक एक आदमी ने 6-6 बार वोट डाला। अमरे वाकया ये है कि 6 आदमियों ने 2-2 बार वोट डाला, यानी ये जो 17 पोलिंग स्टेशन एग्जामिन हुए हैं, जिनमें से 10 पर हामिद खान साहब जीते हुए हैं और 7 पर मैं जीता हुआ हूं। इन 17 में जो एग्जामिन किए गए हैं, जिनका फोरेंसिक ऑडिट किया गया, इनमें 6 वोटर्स ने अपने वोट के अलावा एक एक और वोट डाला हुआ है। तो उन्होंने 6 को घुमा दिया उल्टा इमरान खान साहब ने, और कहा हर वोटर ने 6-6 वोट डाले हैं। बल्कि उनकी बात सुन के एक बार मैं भी घूम गया था कि इतने वोट किस तरह कोई डाल गया। तो जब मैंने नादरा की रिपोर्ट पढ़ी तो वो इसके उलट थी। इसी तरह मेरे हल्के में 2542 काउंटर फाइल्स जो हैं उनको जब इवेल्युएट किया गया तो 14 पर अंगूठे का निशान नहीं था जिसको काउंटर फाइल इशू किया गया। इतना रश होता है, लाइनें लगी होती हैं, धक्के लग रहे होते हैं, तो ये चीजें होती हैं। अब उन्होंने इसको इशू बनाया। इसी तरह जो कहते हैं कि अंगूठे का निशान पढ़ा नहीं जा रहा, उसकी बड़ी सादा सी वजह है, जब वोटर आता है तो उसे 2 जगह अंगूठा लगाना है, एक वोटर लिस्ट के ऊपर अपने नाम के आगे और एक काउंटर फाइल पे। जो अपने अंगूठे को एक बार डिप करेगा और 2 निशान लगाएगा तो दूसरा डिम आएगा, और जो 2 बार डिप करेगा उसका निशान बेहतर आएगा। बाद वक्त इतनी जोर से अंगूठा लगाते हैं कि वो स्याही फैल जाती है, क्योंकि जल्दी में होता है वोटर भी। किसको पता होता है कि ये एक एक थंब इंप्रेशन को एक वक्त आएगा कि स्कैन किया जाएगा, इतनी जल्दी होती है, और एक अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम होता है। तो वो इसको भी इशू बनाते हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं है। मेरे हल्के में और NA 122 में एक भी जाली बैलेट पेपर नहीं निकला, एक भी। इसका जिक्र कोई नहीं करेगा, PTI तो बिल्कुल नहीं करेगी। और जो एडिशनल बैलेट पेपर छपे हैं जिनका वो रोना रो रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के हर हल्के में छपे हैं, RO डिमांड भेजता है। तो इनको चाहिए था ना कि मेरे और याद सादिक के ट्रिब्यूनल में ये एप्लीकेशन में लिखते पिटीशन में कि जनाब इनके जो एडिशनल बैलेट पेपर थे उनका भी ऑडिट करें। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाता। कई इल्जामात ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल में नहीं लगाए और सिर्फ कंटेनर पे चढ़ के लगाते हैं, या प्रेस के लिए, हमें हमारे मीडिया ट्रायल के लिए ऐसा काम करते हैं। ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पर हम जाएंगे तो 2 सवाल पूछेंगे ख्वाजा साहब से जब वापस आएंगे। एक तो ये कि उन्होंने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट में जाना का, उनकी पार्टी की लीडरशिप ने फैसला किया, हालांकि ख्वाजा साहब तो खुद इलेक्शन लड़ने के, दोबारा इलेक्शन लड़ने के यानी हक में थे। और तीसरा ये कि बैलेट पेपर का तस्करा जो उन्होंने खुद किया है, इसके बारे में भी सवाल उनसे पूछेंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि जब वापस आएंगे तो ख्वाजा साहब से 2 सवाल पूछेंगे, एक जो सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया गया और दूसरा बैलेट पेपर के हवाले से। ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि हमारे पास जो इब्तदाई इतलात थी उसके मुताबिक तो ये था कि आप चाह रहे थे कि मैं दोबारा अवाम के पास जाऊंगा, इलेक्शन लड़ूंगा दोबारा, लेकिन आपकी पार्टी की क़यादत ने फैसला किया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसलिए कि केस बहुत स्ट्रांग है। बुखारी साहब, गुजारिश ये है कि दोबारा नहीं, 12 मैंने इलेक्शन में जाने की दरख्वास्त की थी, क्योंकि एक इलेक्शन 11 मई 2013 को लड़ा। इसी हल्के में एक इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कैंटोनमेंट बोर्ड का अभी 25 अप्रैल को, आज से तकरीबन 13-14 दिन पहले लड़ा। मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का 98-99% जो है वो ये कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया है, जिसमें 15 सीटें PMLN जीता, 5 PTI जीता, इंडिपेंडेंट कोई नहीं जीता।
और 2013 के इंतखाबात में 59% वोट हमने लिए थे टोटल वोट कास्ट का, और 41% पीटीआई को मिले थे। और ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ है, जिसको पीटीआई भी मानती है क्योंकि फ़ौज की निगरानी में था और किसी चिड़िया ने पर नहीं मारा, और आपने देखा रिजल्ट उनको मानने पड़े हैं। इसमें 60% वोट जो हैं वो NA 125 में हमें मिले हैं और तकरीबन 40% पीटीआई को मिले हैं, तो ऑलमोस्ट रिजल्ट वही है। अब ये जो सहबारा इलेक्शन के लिए मैंने अपनी जमात को दरख्वास्त की थी, ये इसलिए कि इमरान खान साहब का और उनके हमनवाओं का अल्लाह खैर करे, फिर एक बार अगर शौक़ है वो पूरा कर दिया जाए तो उनकी अच्छी तरह तसल्ली हो जाए, तशफ़ी हो जाए। लेकिन जमात के जो कानूनी मशीरान हैं उन्होंने क़यादत को और हम सब को ये कहा कि ये अगर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता तो केस लॉ बन जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट की कई अथॉरिटीज़ मौजूद हैं कि अगर इंतखाबी नताइज किसी के इलीगल एक्शन के नतीजे में, वो कोई भी हो, मेटीरियली इफेक्ट नहीं होते तो वो इलेक्शन वॉइड इसलिए करार नहीं पाएगा कि आप पूरी इलेक्ट्रेट को उसकी सज़ा नहीं दे सकते। सो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ना जाता और वहाँ से एक हतमी फैसला ना लिया जाए तो ये सिर्फ PMLN नहीं बल्कि आने वाले तमाम इंतखाबात के लिए एक ऐसा नज़ीर बन जाएगी जो इससे पहले मौजूद नहीं है पाकिस्तान के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसला। ये पहला फैसला इस तरह का कि आप एक छोटा सा नमूना उठाते हैं, रिटर्न कैंडिडेट को बरी ज़िम्मा करार देते हैं, DRO और RO को भी कहते हैं कि इनकी कोई कनाइवेंस नहीं है, फिर आप कहते हैं कि इनकी नलायकी ज़रूर है और ये काम इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। उनके नताइज को आप रिजेक्ट भी नहीं करते और आप कहते हैं 265 पोलिंग स्टेशंस में सब में दोबारा इलेक्शन करवाओ। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना करते तो एक गलत नज़ीर बन जाती। अब जो भी अदालत उज़्मा का फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा और आइंदा के लिए एक टोन सेट हो जाएगी। ठीक, खालिद साहब, ये बैलेट पेपर का तज़किरा आपने खुद ही फरमा दिया था। ये जो PTI है और इसकी क़यादत जो है वो इसको लेके काफ़ी शोर-ओ-गौगा कर रही है। कोई कह रहा है कि जी 200 मुलाजमीन जो थे प्रिंटिंग के हवाले से जो एक्सपर्ट थे वो एक जगह इकट्ठे किए गए। कोई कह रहा है जी ये बैलेट पेपर लाहौर में छपे, कोई कह रहा है इस्लामाबाद में छपे। ये सारी कंट्रोवर्सी को लेके जो इलेक्शन को आप नल एंड वाइट करार दिलवाना चाहते हैं, इसका जरा पस मंजर तो थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिए। असल में बुखारी साहब बात यह है कि इमरान खान साहब को अपनी शिकस्त हजम नहीं हुई। उन्होंने एक अच्छे खिलाड़ी की तरह अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। वो ये चाहते हैं कि दिन ना चढ़े और मैं किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाऊँ। उसके लिए पहले उन्होंने माजी में एस्टेब्लिशमेंट की सीढ़ी इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने माजी करीब में भी ऐसी ही सीढ़ी इस्तेमाल करने की कोशिश की जिसके डंडे नहीं थे, वो रास्ते में टूट गई और वो गिर गए उस पे से। और अब वो ये चाह रहे हैं कि वो धूल उड़ा के कन्फ्यूजन क्रिएट करके अपना मतलब निकाल लें। वो ये भूल गए हैं कि वो एक सूबे के हुक्मरान हैं और कौम ने मरकज़ में उनको अपोजिशन करने का रोल उनको एट्रीब्यूट किया। पाकिस्तानी कौम ने 34 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनके पास, वो दूसरी बड़ी अपोजिशन पार्टी है मरकज़ में, एक सूबे के हुक्मरान है। लेकिन क्या किया जाए अगर एक आदमी को सिवाय अपनी ज़ात के ना अपनी पार्टी नज़र आए और ना नेशनल इंटरेस्ट नज़र आए और ना जमहूरियत की चलती गाड़ी उसको अच्छी लगे। हम लगे हुए हैं इकनॉमिक टर्न अराउंड में और इमरान खान सब लगे हुए हैं हमारी टांगें खींचने में। तो वो उन्हें आप देखते होंगे उनकी कलाबाजियों को, कंटेनर से लेके कंटेनर के गिरदो रवा तक वो जहाँ जाते हैं वो जो का बात करते हैं। वो नादरा के चेयरमैन पे इल्ज़ाम लगा दिया, वो एक कागजात लहराए, बाद में अपना बयान बदले, बयान भी नहीं बदला गया उनसे। तो उनका 1 पॉइंट एजेंडा है, जमहूरियत रहे ना रहे, पाकिस्तान को नुकसान होता है तो हो, इकनॉमिक टर्न अराउंड ना हो तो उनके नज़दीक बेहतर है कि अगर नवाज शरीफ साहब के हाथों और उनके साथियों के हाथों लोड शेडिंग का खात्मा हो गया, दहशतगर्दी की जंग में कामयाबियां और मिल गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी तादाद में बल्क में आ गई जैसे आई है और अब वो शुरू होने लगा काम, तो खान साहब ये समझते हैं कि फिर 2018 के इलेक्शन में भी उनको सियासी तौर पे कोई जगह नहीं मिलेगी। तो ये उनकी सोच है, इसीलिए वो टारगेट करते हैं चीज़ों को। खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि जो लोग गवाह के तौर पर बुलाए जा रहे हैं, जिसमें आरओज भी हैं, डिप्टी आरओज भी हैं, आपके पंजाब हुकूमत के जो है वो एहलकार भी हैं, वो जाके जिस तरह की गुफ्तगू आजकल अदालत में कर रहे हैं, जुडिशल कमीशन मेरा हवाला है जहां आजकल हेयरिंग चल रही है, तो उससे आपको कोई परेशानी लाक नहीं है कि ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो हैं ये केस को खराब करेंगे? मैं असल में
कानूनदान तो बुखारी साहब नहीं हूँ, मैंने जेसी की कार्रवाई एक दिन देखी है, 1 घंटे के लिए तकरीबन। ऑनरेबल कोर्ट मौजूद है, वो सब की बात सुन रहे हैं और उन्हें टीओआर के मुताबिक अपनी जजमेंट देनी है। मेरा ख्याल है कि उनके फैसले का इंतज़ार किया जाना चाहिए और मैं नहीं समझता कि धूल उड़ाने से, शोर गौगा करने से, मीडिया ट्रायल करने से इमरान साहब और उनके जो साथी हैं वो अदालत उज़्मा पर मैं नहीं समझता कि वो असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल जजेस सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मगर अदालत में तो आपको सबूत ही लाना पड़ता है। वहाँ पे इल्ज़ामात की बुनियाद पे तो फैसले नहीं लिए जा सकते। ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का अभी बयान थोड़ी देर पहले जो सामने आया है उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि अगर NA-25 की तरह से NA-22 का फैसला भी हमारे हक में आ गया तो फिर हम नए सिरे से एक एहतजाजी सिलसिला शुरू करेंगे पूरी पार्लियामेंट के इलेक्शन दोबारा कराने का। इसमें आपको कोई विजडम नजर आती है या थ्रेट है ये? अगर इमरान खान साहब की सियासत में विजडम होती तो पाकिस्तान को उसका बड़ा फ़ायदा होता और वो हमें आईना दिखाते, हम पे नुक्ताचीनी करते, हम पे क्रिटिसिज्म करते। अब आप ये देखें कि अगर उन्होंने ये कहा है कि वो कंटेनर लाहौर में लाएंगे और फिर धरना देंगे तो जुडिशल कमीशन बनवाने की फिर क्या ज़रूरत थी? ये तो जेसी बना इसलिए था कि बजाय इसके कि फैसला सड़कों पर हो, अदालत उज़्मा में करवाते हैं और ये बाउंड है। अदालत उज़्मा के उस फैसले का इंतज़ार करने के सभी बाउंड हैं। अब अगर वो इस दौरान में कंटेनर लाते हैं तो दरअसल ये वो दबाव में लाने की कोशिश करना चाहते हैं पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया को और हुकूमत को, और लोगों का ज़हन उनको गुमराह करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि अगर वो ऐसा करें तो फिर जुडिशल कमीशन के काम की कोई भी ज़रूरत बाकी रह जाती है, क्योंकि जुडिशल कमीशन के वजूद को चैलेंज भी किया वकरा कराम ने, हुकूमत ने बना भी दिया। हमने तो अपनी जमात में शुरू में हम भी इसके हामी थे कि जेसी बन जाए, लेकिन जब धरने ख़त्म हुए उसके बाद इमरान खान का रवैया मुसलसल नेगेटिव रहा तो हमने अपनी जमात में ये कहा था कि ये काम नहीं किया जाए तो बेहतर है। मगर हमारी मेजॉरिटी का ये ख्याल था कि चूँकि खान साहब ने बड़ी धूल उड़ाई हुई है तो कोई शक शुबे की गुंजाइश ना रहे। जब हमने कोई काम किया ही नहीं हुआ तो जेसी बनाने में क्या हर्ज है? यही वजह है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए हमने उस वक्त इनके साथ मुआहदा किया जब इन्होंने हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल नहीं रखा हुआ था। लेकिन अगर इमरान ने यही हरकतें करनी है कि जुडिशल कमीशन बनवाने के बाद अब उसने फिर मैदान में आके धमा चौकड़ी करनी है और एजिटेशनल पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर जुडिशल कमीशन बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सड़क पे फैसला कर लेते हमारे साथ। ख्वाजा साहब, एक जो खौफनाक बात मैं समझता हूं वो ये है कि पहले तो उन्होंने वो मेला लगा लिया इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी है, अब तो वो धमकी दे रहे हैं कि आपके गढ़ में आएंगे, आपकी हब में आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि पिछली दफा तो पार्टियों का आमने सामने आना किसी वजह से रुक गया या आपकी पार्टी की क़यादत को उसका क्रेडिट दे लें, लेकिन अगर वो लाहौर में ले आए कंटेनर तो फिर क्या पार्टियों के आमने सामने वर्कर्स के आने का इम्कान है? बड़ा बेरहम आदमी है ये इमरान खान, मैं आपको अर्ज कर दूं। नफरत का सौदागर है, नफरत के बीज बोता है, खुद पसंद आदमी है, सेल्फ सेंटर्ड है हमेशा से, अपने अलावा उसको कोई पसंद नहीं है, उसको मुतलक फ़र्क नहीं पड़ता कोई जिए कोई मरे। मुस्लिम लीग नून या PTI के कारकुन खुदा ना खास्ता उलझ जाएं, उनका तो सौदा तब बिकता है। ये बड़ी सेल्फिश अप्रोच है। मगर मैं जिस इमरान खान को अब मैंने देखा है और उनके चेहरे से मास्क जब उतरा है, वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो यहाँ पे लाते हैं कंटेनर और यहाँ पे कोई तमाशा करने की कोशिश करते हैं तो फिर हुकूमत को सोचना चाहिए कि इस शख्स को कहाँ तक ढील देनी है। काफ़ी ढील दी गई है, ज़रूरत से ज़्यादा ढील दी गई, ये मुनासिब तो नहीं है। छोटा सा सवाल इसका ज़िमनी वो ये है कि ये हुकूमत सोचेगी या पार्टी सोचेगी? देखिए, सियासी जमात जो है वो तो सियासत का जवाब सियासत से देती है और हुकूमत ने यह देखना होता है कि रियासत को जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनसे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। अब जबकि हम चल पड़े हैं इकनॉमिक टर्न अराउंड की राह पर, 45 अरब डॉलर की सरमायाकारी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चाइनीज़ के साथ दस्तखत हुए हैं मुख्तलिफ मुआहदे और अब उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बन रही हैं, अगले साल से ऑन ग्राउंड काम शुरू हो जाएगा। तो ये शख्स अगर फिर इस तरह की हरकतें करेगा
तो ज़ाहिर है इससे पाकिस्तानी रियासत को नुकसान होगा। मैं तो नहीं समझता कि हुकूमत को किसी को भी खुली छुट्टी देनी चाहिए कि वो सियासत के नाम पे तखरीबकारी करे या वो झूठी सियासत के नाम पर बोहतान तराशी के साहब नाम पे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी मरहले में जो चंद सवालात बाकी हैं वो हम ख्वाजा साहब से पूछेंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आखिरी मरहला शुरू है। ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का तज़किरा आपने किया और उसमें जो रिजल्ट आए सारे वो सारी दुनिया ने देखे हैं, वो चाहे पिंडी का रिजल्ट हो चाहे लाहौर का हो जो बहुत बड़े हब्स हैं, वहाँ क्या हुआ वो हमारे सामने है। ये बताइएगा कि लोकल बॉडी इलेक्शन जो आपकी हुकूमत कराने जा रही है और जिसकी तारीखें अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी हैं, वो अगर पार्टी बेस्ड होते हैं तो कैसे देख रहे हैं आप उस इलेक्शन को? आपका ख्याल है कि आपकी जमात वहाँ भरपूर तरीके से आएगी या तरीके कि वो आपको रूट आउट कर देंगे, ऐसे कोई इम्कानात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खुद रूट आउट होंगे। बदनीयती की जो है वो सज़ा जो है वो कुदरत दिया करती है, इसको भी बदनीयती की इमरान को सज़ा मिलेगी। और बल्दियाती इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला हमारी जमात की कारकर्दगी बड़ी अच्छी होगी। अभी ये ख़बर मेरे सामने आई है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि PTI ने फ़ैसला किया है कि NA-122 का फ़ैसला उनके हक़ में चूँकि आने वाला है, तो इसके बाद वो यहाँ पे कंटेनर वो लेके आ रहे हैं और यहाँ को धरना मरना देंगे या जो कुछ करेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ PTI से कि उन्हें किसने इतला दी है और वो इतने श्योर कैसे हैं कि NA-122 का फ़ैसला उन्हीं के हक़ में आ रहा है? ये सवाल हमें भी तो पूछने का हक़ हासिल है और ये सवाल उनसे भी है और मुतल्लका फ़रीक़ैन को भी इस पर गौर करना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसलों से पहले उन फ़ैसलों का ऐलान कर रही है और बाकायदा मनसूबा बना लिया है और कंटेनर भेजना चाहते हैं लाहौर, तो इसका क्या मतलब लिया जाना चाहिए? ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ उन सब के लिए जो इसमें रिलेटेड है इस मुकदमे से। नहीं, ये सवाल आपका जो है वो यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम की वसातत से उन तक पहुंच जाएगा। एक और मामला जिसके बारे में थोड़ा सा इबहाम है और लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ। आपको याद है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़े तमतराक के साथ नेशनल असम्बली और दूसरी प्रोविंशियल असम्बलीज में सवाए KPK के इस्तीफे दिए थे और फिर एक तवील अरसा तक आपकी हुकूमत ने भी न जाने क्यों आपके स्पीकर साहब ने या आपकी हुकूमत ने उनको परसू नहीं किया, इस्तीफों को लटका रहने दिया और बिलाखिर इमरान खान साहब वापस चले गए। ये इस्तीफे देना और वापसी कैसे देखते हैं एक सियासी लीडर के तौर पे इसको आप? यार बुखारी साहब, बात यह है कि मेरी नज़र में तो उनके जो इस्तीफे थे वो टेक्निकली, मेरा ख्याल है, मैं कानूनदान नहीं हूँ, वो टेक्निकली तो शायद रोके जा नहीं सकते थे, तो उन्हें हमने उनके इस्तीफ़ों को अपनी सीने से लगाए रखा है। वो हमारा इस्तीफ़ा लेने आए थे और अपने 34 इस्तीफ़े दे के चलते बने। हमने उनके इस्तीफ़ों को पकड़ लिया कि बजाय इसके सियासत सड़कों पर हो और हर वक्त वहाँ पे उधम मचा रहे, तो बेहतर है कि ये कौमी असम्बली में नहीं, यहाँ तनकीद करें और यहीं मामला तय हो, क्योंकि असम्बलियाँ इसी काम के लिए हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ बतौर एक सियासी कारकुन के कि इमरान खान बाज नहीं आ रहे और आपको पता होगा ऑब्वियसली कि बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इनकी नशिस्तों पर एतराज़ करते हुए करारदाद भी हाउस में जमा कराई हुई है कि इस पर वोटिंग कराई जाए कि ये मेंबर हैं भी कि नहीं। तो ये खान साहब भी सोच लें और मुस्लिम लीग नून को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इमरान खान ने हठधर्मी जारी रखनी है और उसने रोड शो से बाज नहीं आना, तो फिर इन्हें रोड शो के लिए ही रख लेते हैं। फिर इन्होंने असेंबली में बैठ के करना क्या है अगर इन्हें असेंबलियों की अफादियत का भी अंदाज़ा नहीं है? एक मुंह से जाली कहते हैं, दूसरे मुंह से वहाँ पे आ भी जाते हैं, ये रिलीफ भी लेने के लिए वहाँ आते हैं, फिर सबको चोर भी कहते हैं। तो अगर इन्होंने सड़कों पर ही उधम मचाना है तो फिर ये इनकी मर्जी है, ये अपनी किस्मत का फैसला कर लें। हमें भी मेरा ख्याल अब सोचना पड़ेगा, इसको रिविजिट करना पड़ेगा, इनके इस्तीफ़ों के जो इनके इस्तीफ़े आए थे कि उनके साथ क्या किया जाए। अभी तक तो बहुत स्पेस दी है, बड़ी गुंजाइश दी है, लेकिन अगले को भी तो इसका एहसास होना चाहिए ना कि वो मुल्क के साथ खेल रहा है, जमहूरियत के साथ खेल रहा है, अपने हुकूमत और इक़्तिदार के लिए ये टर्म जो है इसको बिफोर टाइम ख़त्म करवाना चाहता है, पूरे निज़ाम पर सवालिया निशान लगवाया जा रहा है। तो सोचना पड़ेगा कि इसे इस निज़ाम का हिस्सा रहने देना है या अगर इनका अपना दिल नहीं करता और ये थोड़ा थोड़ा के बाहर निकलते हैं तो फिर इनको बाहर ही खेलने दिया जाए। इस पर गौर करना पड़ेगा अब हमें भी।
साद रफीक साहब, आप ये जानते हैं कि हुकूमतें अक्सर अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर अगले इंतखाबात में जाती हैं। अभी आम इंतखाबात तो खैर दूर की बात है, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं। तो आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत की सूबे में भी और सेंटर में भी कारकर्दगी ऐसी है कि लोग आपके बारे में सीरियसली सुन के ओन करेंगे, जिस तरह उन्होंने साबका इंतखाबात में किया है? आप समझते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इस काबिल है कि आप धड़ल्ले से इलेक्शन में जाके ये तवक्को रख सकते हैं कि लोग आपके साथ खड़े होंगे? हजूर, गुजारिश ये है कि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट समेत जो ये कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं जहां हमने अपने उम्मीदवारों को पुट किया था, वहां लोगों ने वोट ही दिया जमाती इंतखाबात में। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कोई भी हुकूमत हो, वो 1.5-2 साल के अंदर अनपॉपुलर हो जाती है, क्योंकि मसाइल के अंबार और पहाड़ होते हैं। पाकिस्तान भी मसाइलिस्तान बना हुआ है। हमने अपने तौर पे जो सही किया है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, बिजली के प्रोडक्शन के लिए जो हमने आगे पेशकदमी की है, कराची के अमन की कोशिश की है, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके हम आ रहे हैं, अदारों को इम्प्रूव कर रहे हैं। खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अदारा रेलवे भी उसमें शामिल है, जिसमें 1-2 गुना नहीं बल्कि कई गुना तरक्की हुई है, और हमने जो एक बहाली का सफ़र था उसे कामयाबी के साथ उसकी तरफ हम पेशकदमी कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ। रुपए की कीमत में बढ़ी है, डॉलर की कीमत कम हुई है, तेल की कीमत कई बार आलमी मंडियों में कम होती थी, उसका कभी डिफरेंस हुकूमत पास नहीं करती थी लोगों को। हमारी हुकूमत ने बार बार बड़ा मेजर डिफरेंस पास किया लोगों को। तो फिर एक करप्शन फ्री हुक्मरानी है। हमारे मुखालफिन उंगलियां उठाते हैं, आज तक 1.25 बरस में कोई अदालत उज़्मा में नहीं गया, कोई रेफरेंस लेके नैब में नहीं गया कि जनाब ये इन्होंने ये किया है। तो लोग बड़े संजीदगी से हमारे काम को देख रहे हैं और वो महसूस करते हैं कि इन्हें वक्त मिलना चाहिए काम करने का, और उन्हें मालूम हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में PMLN की जो हुकूमत है और हमारे इत्तेहादी, वो संजीदा कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो 2015 में दुनिया की नज़र में डिफ़ॉल्ट हो चला था, खाकम बदहन, वो पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आ रहा है। तो हमें यकीन है कि ये जो संजीदा काविश हम कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे पाकिस्तानी कौम को जब भी मौका मिलेगा वो हमें अपने वोट के जरिए सुरखरू करेगी। खाना साहब, एक सवाल आपने खुद ही उठा दिया। एक तो आपने मेरे बहुत सारे सवाल खा लिए, इसलिए कि जो सवाल मैं करना चाहता था आप उसके ऊपर खुद ही बोल देते हैं। रेलवे आपको एक सिक यूनिट के तौर पे मिला था, आपने किस हद तक इसको फाल किया है, किस हद तक लोगों को इसके फायदे मुंतकिल किए हैं, टिकटें सस्ती की हैं, थोड़ा सा उसको मुख्तसर समिंग अप कर दीजिए। मैं 1 2 3 करता हूं सर। जब तेल महंगा हो रहा था तो हम किराए सस्ते कर रहे थे, और जब हम किराए कम कर रहे थे तो हमारी आमदनी बढ़ रही थी, रेलवे को फायदा हो रहा था, नुकसान नहीं हो रहा था, विन विन सिचुएशन थी सबके लिए। जब मैं आया था तो 1 अरब हमारी आमदनी थी सालाना फ्रेट की। अभी दूसरा साल खत्म नहीं हुआ, ये जब 30 जून आएगा 1.5 महीने बाद, तो 8.5 अरब प्लस पे सिर्फ फ्रेट की इनकम होगी रेलवेज की। 1.25 करोड़ मुसाफिर जो हैं वो सिस्टम में वापस आ चुके हैं। ट्रेन जो हैं उनकी पंक्चुअलिटी जो 10% पे रह गई थी 70% पे, तकरीबन 70% पे ऑन एन एवरेज आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ऑयल स्टॉक 24 घंटे का था सिर्फ, बाद औक़ात उस वक्त वो भी नहीं होता था। अभी हम 2 से 3 हफ्ते का ऑयल स्टॉक मेंटेन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पेंशनर्स ऑटोमेशन पे चले गए हैं। हमारा जो बैकलॉग था अदायगियों का हमारी लेबर को, वो 5-5 साल का था, जो अब 4 से 6 माह का रह गया है। और इसी तरह हमने वहाँ पे करप्शन की बेखुनी की है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 बरस में 1 मरला ज़मीन बेची नहीं है, लॉन्ग लीज पॉलिसी ख़त्म की है, स्क्रैप की फ़रोख्त में ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। इसके अलावा अभी हम वाईफाई ला रहे हैं ट्रेन्स के अंदर, हमने ट्रेन्स के नए रेक बनाए हैं, हमने लोकोमोटिव्स के मेंटेनेंस के मायार को अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ज़्यादा बेहतर बनाया है। 1.25 साल में रेलवे की ताकतवर ट्रेड यूनियंस हैं, एक स्ट्राइक नहीं हुई, क्योंकि वो सब ऑन बोर्ड हैं हमारे राब्ते में, और वो देख रहे हैं एक कल्चरल चेंज रेलवेज में आ रहा है। मैंने आज तक रेलवे से कोई टका नहीं लिया, ना तनख्वाह ना TADA, मैं कुछ लेता नहीं हूँ, कुछ ना कुछ दे के ही जाता हूँ, अपना हिस्सा डालता हूँ उसके अंदर जितना कर सकता हूँ, अखराजात भी करता हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ईमानदार और दयानतदार अफसरों की एक टीम मुझे रेलवे के अंदर से मिली है, और मैं पूरे दावे से अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि रेलवेज के प्रिंसिपल अफसरान जो 30 से 40 के करीब हैं, जो चला रहे हैं पूरे निज़ाम को, उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी इंटेग्रिटी पे शक किया जा सके। तो हमारी मैनेजमेंट भी हैप्पी है, हमारा मजदूर भी खुश है, और हमारा जो मुसाफिर है वो भी पहले से ज्यादा मुतमईन है। अभी बहुत काम करना बाकी है, इसके कंप्लीट टर्न अराउंड में 10 बरस चाहिए,
लेकिन हम इसकी बहुत बुनियादें बहुत शुक्रिया आपका जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने खुल के बातें की। मुझे ये कहते हुए, नाजरीन आपके साथ शेयर करते हुए, कोई यानी मुझे कोई इसमें खदशा नहीं है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं ये बड़े दबंग आदमी हैं, अपनी पार्टी के अंदर रह के बड़े भरपूर अंदाज से अपने दिल की बात कह देते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। मैंने इससे पहले की हुकूमत में उनको यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर के तौर पे भी देखा था, और जो लबो लहजा वो इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला उनका वो कायम रखे। हम दुआ करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ये जिस किस्म की यानी एलिगेशंस लगे हैं उनसे वो पाक हों इलेक्शन, और एक शफाफ अंदाज हो जिसमें लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में लाया जाए। और हम इसके साथ साथ ये भी दुआ करते हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी चली हुई है, ये जो एक खलफशार है, ये ख़त्म हो, और ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो सुख का सांस लें, और हमारे जो अपने मिशंस हैं, जिस तरह के टेररिज्म के खिलाफ हमारी आलमी जंग का हम हिस्सा हैं, और अपनी इकॉनमी को ठीक करना चाहते हैं, अपनी बिजली का बहरान हल करना चाहते हैं, इन चीज़ों में हमें कामयाबियाँ मिलें। इस दुआ के साथ ही अपने मेज़बान सलीम बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।